वेलकम बैक टू इंसेंस। माय नेम इज़ आरिवीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे होता है, कैसे हमें परेशान करता है, मिलियंस ऑफ गोल्ड कैसे बर्बाद हो जाता है। फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखेंगे इसी वीडियो में पक्के से। सो स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को अगर हम कहें कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है, उसका मतलब उसने हाइड्रोजन के एटम्स कुछ गेन किए हैं या प्लस उसने या तो हाइड्रोजन के एटम कुछ लूज़ किए हैं। यानी कि मैं एग्जांपल देखूंगा, अभी पूरी डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको, पर मैं थोड़ा सा आपको और भी दे रहा हूँ कि क्या ऑक्सीडेशन है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और जो गेन करेगा, जो एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। एंड लूज ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिडक्शन का देखते हैं। रिडक्शन का बिल्कुल इसके अपोजिट है। रिडक्शन कहता है कि लूज ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। रिडक्शन कहता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, या तो ऑक्सीजन एटम को वो लूज कर रहा है या हाइड्रोजन एटम को गेन करते हैं। अब इनके हम देख लेते हैं एक ढंग की डेफिनेशन जो कि समझ में आती है और एग्जांपल्स के साथ। स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन फर्स्ट। ये रही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन इसका उल्टा है बिल्कुल। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन एटम्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। ये Cu है, कॉपर। ये कॉपर है। रिएक्शन के बाद जब इसने प्रोडक्ट बनाया तो देखिए CuO बनाया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। उसका कारण ये है कि कॉपर के पास O आ गया, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स आ गए हैं, इसलिए ऑक्सीडाइज है। O2 यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है क्योंकि O पहले 2 था, उसके बाद ये O में टूट गया। O तो अब भी 2 ही है, पर ये O में टूट गया, अलग अलग हो गया, इसलिए O2 गेट्स रिड्यूस। जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो उनमें दोनों में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होगा और एक सब्सटेंस रिड्यूस भी होगा। मेजॉरिटी ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते, वो हम बात करेंगे बाद में जब रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन देखेंगे। पर जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस में जितने भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन होगा, क्योंकि समझने वाली बात है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन भी होगा। वैसे तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना नहीं है, ये क्लास 12th में ऐसा नहीं होता है, ये जैसे यहाँ पर बताया गया, तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगी कैसे होता कैसे है ये। अब रिडक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहाँ जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन देखिए और फिर हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया कि ये O2 गेट्स रिड्यूस, पर O2 यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। और अब देखते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन और कैसे जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन से रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। So this is a definition of redox reaction. When one reactant gets oxidized and other gets reduced during a reaction, such reaction called oxidation reduction reaction or redox reaction in 2 words. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, लेट्स से उसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, जब उसमें एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि एक रिएक्टेंट तो गेन ऑफ ऑक्सीजन करता है और दूसरा गेट्स रिड्यूस्ड। गेट्स रिड्यूस का मतलब कि दूसरा जो रिड्यूस हुआ है वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को छोड़ रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सच रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन।
मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, when one reactant gets oxidized and other gets reduced during a reaction, such reactions are called oxidation reduction reaction और redox reaction। ये एग्जांपल है redox reaction का। मेजॉरिटी ऑफ redox reaction होते हैं, देखेंगे हम कौन कौन से नहीं होते redox reaction। इसमें देखिए पहला H2 H में टूट गया, H2 H में टूट गया, H2 यहाँ पर बन गया H, यानी कि H का एक मोलिक्यूल पूरा था, H का पूरा था और इसने HH एटम्स में तोड़ दिया। तो मैंने जब भी आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, या तो वो गेन ऑफ ऑक्सीजन करे या लॉस ऑफ हाइड्रोजन करे। यहाँ पर हाइड्रोजन लूज करा है, इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको कहा था कि रिडक्शन रिएक्शन जब होता है जब या तो वो रिडक्शन रिएक्शन में जब या तो वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन करे या गेन ऑफ हाइड्रोजन करे। तो Cl आप देखोगे ये गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि ये रिड्यूस हुआ है। अब इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ। जब तो ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क होता है? कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और रिड्यूस का मतलब कि कोई भी जब सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है या हाइड्रोजन को गेन करता है वो रिड्यूस होता है। और जब किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या रिड्यूस होता है तो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जब दोनों होते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या इन टू वर्ड्स रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, ZnO Zn में बदल गया, ZnO Zn में बदल गया। इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोई रिड्यूस हुआ हो। इसी तरह देखिए जो कार्बन था वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। जो कार्बन था कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया, और इसका मतलब इसने ऑक्सीजन गेन किए हैं तो ये हो गया यहाँ पर ऑक्सीडाइज। तो रेडॉक्स रिएक्शन इतना ही है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे होता है, और ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है। ये कोरोजन और रेंसिडिटी एक फिनोमेना है, नेचर का एक फिनोमेना है, और ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है इन आवर एवरीडे लाइफ। तो देखते हैं कोरोजन क्या है। व्हेन अ मेटल सरफेस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म अ थिन लेयर सच एज मेटल ऑक्साइड। कोई भी जब मेटल है वो बिकम कोरोडेड, कोई भी अगर मेटल है वो अगर कोरोडेड हो जाता है। कोरोडेड का मतलब आप गूगल सर्च करोगे, इसका मतलब है द डैमेज बाय केमिकल रिएक्शन। जब कोई मेटल कोरोडेड होता है उसको हम कोरोजन कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ मेटल सरफेस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जब मेटल की कोई सरफेस है, मान लिया अगर ये आयरन है तो इसकी जो टॉप सरफेस है, इसकी जो लेयर है टॉप, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी कि वो ऑक्सीजन और प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है और एक थिन लेयर बना लेती है। या मेटल ऑक्साइड भी हो सकती है, वो सल्फर से भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे रस्टिंग एक एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ये रस्टिंग आयरन की कोरोजन है बेसिकली। जब आयरन में कोरोजन लग जाता है तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस व्हेन आयरन गेट्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्टिंग। एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम जब कोरोड हो जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का जो कोरोजन होता है तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। बेसिकली ये करोजन है, करोजन, ठीक है। सो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपने नोटिस किया है कि Ag, जब सिल्वर की हम बात करते हैं, सिल्वर पर जब कोरोड हो जाता है सिल्वर तो उस पर कैसा कलर आता है? उस पर ब्लैक कलर का कलर आता है। आपने देखा होगा जब हमारे पास कॉपर है, कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उस पर आ जाता है ग्रीनिश कलर आ जाता है। कैसे पता? देखो आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी के जो टर्मिनल्स आपने देखे हैं, बैटरी के टर्मिनल्स आपने देखे हों तो उस पर वो कहते हैं कि तांबा लग गया इस पर। तो वो जो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसका जो कनेक्शन कट जाता है वो इसी की वजह से कटता है कि इस पर एक उसका जो कॉपर है बिकम कोरोडेड और उस पर ग्रीन लेयर की कुछ आ जाता है। तो हमें वो साफ़ करना पड़ता है फिर उसके टर्मिनल्स को तेजाब घेर के। तो ये है कोरोजन। व्हेन अ मेटल सरफेस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ
थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड और सल्फाइड इज कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग, एनोडाइजिंग या टर्निशिंग ऑफ सिल्वर का मैंने बताया ये प्रोसेस आप मेटल वाले में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, मेटल वाले में पढ़ेंगे आप इस प्रोसेस को। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी व्हेन फूड्स containing fats and oil gets oxidized become rancid। rancid का क्या मतलब होता है? rancid का मतलब होता है कि जब कोई फूड है उसका जो स्मेल है, जो उसकी टेस्ट है वो बदल जाए, या वो जो उसके इनिशियल टेस्ट है उससे बहुत डिफरेंट हो जाए, उसको हम rancid कहते हैं, बेसिकली ख़राब हो जाना। सो व्हेन फूड्स rancid बेसिकली अनफ्रेश फ्रूट्स, when foods containing fats and oil gets oxidized and become rancid, this process known as rancidity। और इसका एग्जांपल है जैसे दूध खट्टा हो गया, या कोई हमारे ग्रेप्स हैं, मैंगोज़ हैं, वो ख़राब हो, फर्मेंटेड हो गए। सो ये है कोरोजन और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं? आप उसमें कैसे बचा सकते हैं हम, कोई भी अगर रेंसिडिटी है। कोरोजन की बात करते हैं पहले, कैसे बचा सकते हैं आप? उसमें पेंट कर दीजिए, या उसमें ग्रीसिंग कर दीजिए, या उसे अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसे मॉइस्चर से दूर रखिए। एयर में भी अगर वो है तो चलेगा, पर अगर मेटल की मैं बात करूँ तो उसे मॉइस्चर से दूर रखोगे तो वो बच जाएगा इससे। पेंट हो सकता है, ग्रीसिंग हो सकती है, और यही सब है। रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हो आप? रेंसिडिटी को बचा सकते हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो। जैसे आप चिप्स खाते हो, उसमें जो हवा भरी हुई आती है वो होती है नाइट्रोजन बेसिकली इसलिए डाली जाती है ताकि वो ऑक्सीजन के कंटेंट में ना आए और उसका ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है उसमें, चिप्स के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो वो रैंसिड हो जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा। आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हो, या एयर टाइट कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हो फूड को रखने के लिए। तो ये कुछ तरीके आप इन्हें रेंसिडिटी होने से कोई भी फूड है रेंसिड होने से बचा सकते हो, और किसी भी मेटल का कोरोजन होने से बचा सकते हो। अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 10 पे वैसे तो हमें पहली वीडियो में करने चाहिए थे क्वेश्चंस, पर पहली वीडियो इतनी लंबी हो गई थी कि उसमें टाइम ही नहीं मिला। सो आप देख लेते हैं क्वेश्चन को। पेज नंबर 10 पे हैं ये, एकदम से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद में एकदम से ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आप कहोगे वाइट वॉशिंग के लिए तो हमारा इस्तेमाल किया जाता है, हाँ यही इस्तेमाल किया जाता है ना। देखते हैं क्या है ये। वाइट वॉशिंग के लिए एक्स इस्तेमाल किया गया है। व्हेन सब्सटेंस एक्स एंड एक्स, नेम द सब्सटेंस एक्स, नेम तो कर दिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट्स इस फॉर्मूला भी लिख दिया है। राइट आ रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, नेम द रिएक्शन। देखिए, जब आपको कहा जा रहा है कि वाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते। मैंने आपको कहा था कि जो चूना करने के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि ये कैल्शियम वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस है वो एक्स सब्सटेंस है, तो हम ये ले रहे हैं। पर ऐसा मैंने नहीं कहा था, एनसीईआरटी में आप देखो जाके, डू यू नो में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। तो उसके हिसाब से तो हमें एक्स सब्सटेंस CaOH का होल ट्वाइस लेना पड़ेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। लेकिन हम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इनिशियल प्रोडक्ट नहीं है वाइट वॉशिंग के इस्तेमाल करने के लिए। वाइट वॉशिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है क्विक लाइम। वाइट वॉशिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है क्विक लाइम। या अगर हमें मान लिया, आप कहोगे कि अगर हमें इसे एनसीईआरटी ने अगर हमसे ये पूछा है कि कोई सब्सटेंस एक्स है वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल है, तो एनसीईआरटी उसको कैसे लिख सकती है? एनसीईआरटी उसको ऐसे लिख सकती है कि नेम द एक्स सब्सटेंस विच इज़ द फाइनल सब्सटेंस यूज फॉर वाइट वॉशिंग। फाइनल सब्सटेंस जो यूज़ हो रहा है वाइट वॉशिंग के लिए वो क्या है? पर अब देखो, ये तो एक रिएक्शन है जो कि हुआ है OH लाइक दिस। सो इनिशियल प्रोडक्ट इसमें ये है,
ये तो बाद का एक फाइनल प्रोडक्ट है जो हम बाद में वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर जो मार्केट में मिलता है चूने के नाम से, क्विकलाइम के नाम से कि वाइट वॉशिंग के लिए हमें कुछ चाहिए, तो वो CaOH ही है। और दूसरी बात ये है कि आप कैसे पता कर सकते हो कि ये पूछ रहा है कि उसने कहा कि कोई सब्सटेंस X है, लेट्स से मुझे नहीं पता ये, आप अगर भूल भी जाओ एक बार को कि यार क्या है, आप अगर एक बार को भूल भी जाओ कि क्या है, तो हम लेते हैं कि X, चलो हमने तो CaO भी ले लिया, चलो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम रिएक्शन कराते हैं COH2O का, ये तो हो जाएगा रिएक्शन, पर क्या लगता है ये रिएक्शन होगा? अगर हम उसमें पानी ऐड करते रहेंगे तो सिर्फ उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो कंसनट्रेशन वो घटता चला जाएगा, वो लिक्विड बनता चला जाएगा ज़्यादा, तो ये रिएक्शन तो होने का बिल्कुल नामुमकिन है। कैसे हो जाएगा रिएक्शन तो यही होगा। इसलिए जो X सब्सटेंस की बात कर रहा है वो CaO की बात कर रहा है, क्विकलाइम की बात कर रहा है। और देखिए अभी जाइए NCERT में डू यू नो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बीच में दिया हुआ है डू यू नो, टॉप पे दिया हुआ है डू यू नो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, पर वो एक इनिशियल प्रोडक्ट पूछ रहा है कि वाइट वॉशिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। CaOH तो हम एकदम बना लेते हैं, क्विकलाइम में हमने पानी डाला उसमें और CaOH बन गया। पर जो मार्केट से मिल रहा है, जो हम प्रोडक्ट ला रहे हैं खरीद के वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए, वो CaO है, ये समझना होगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड दिस, हो गया तो हो गया। सेकंड पार्ट, व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन one of the test tubes in activity 1.7 double the amount collected in the other, name this gas। activity 1.7 ये दी गई है electrolysis of water। activity 7.1 में देखोगे आप, activity 1.7 में देखोगे आप, activity 1.7 में देखोगे तो ये electrolysis दिया हुआ है, electrolysis दिया हुआ है वाटर का, और ये कह रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आई और ऑक्सीजन आई, तो जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो इससे डबल है। वो क्यों है? देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी कि पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, देयर इज पर, यानी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए, पानी के प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए उसमें 2 एटम तो हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। अब ये तो बन जाएगा, जब H+H+ बनेगा तो ये तो बन जाएगा H2, इसका तो बन जाएगा। पर ऑक्सीजन के लिए अभी हमें एक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2H2O मिला के इसे H2 + O2 कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पानी के हैं और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के और 1 मॉलिक्यूल है। तो जितने भी पर मॉलिक्यूल ऑफ H वाटर देयर इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि कितने भी, देखिए बेसिकली ये ट्वाइस क्यों आई गैस। वैसे तो मैंने आपको इनफ बता दिया है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल, प्रत्येक वाटर के मॉलिक्यूल के लिए आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि इससे ट्वाइस है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि 2:1 में है ये, इसके 2 एटम, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 एटम, या इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसके अगर हम इंटू 2 कर दें तो इंटू 2 करना है तो 4 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल, या इसके 4 एटम्स, या इसके 2 एटम्स। तो इस तरह से है, यानी कि H2O का जो रेशियो है 2:1 में है, जो H2O है वो O2 से ट्वाइस में है, इसलिए जो गैस कलेक्टेड हुई है H2 पे वो ज़्यादा है। आप देखोगे रिएक्शन में जब आप बैलून लगाओगे इसमें, तो ये गुब्बारा जो है ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि H जो है ट्वाइस है, इससे H ट्वाइस है, क्योंकि इसका रेशियो जो है 2:1 है। आई थिंक आई एक्सप्लेन इनफ। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन से, देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज क्यों होता है? मैंने बता दिया था आपको, जो Fe
SO4 के साथ रिएक्ट करा था, इसने FeSO4 बनाया था प्लस Cu। अब कलर इसका है उसमें, पहले कलर टेस्ट ट्यूब का ब्लू था, ये था, अब उसका एक लाइट कलर हो गया है। अब जो कलर टेस्ट ट्यूब में है वो FeSO4 का है, इसलिए जो कलर है वो चेंज हो गया है, पर पहले CSO4 का था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिवन एग्जांपल डबल एलिमिनेशन में रिएक्शन अदर देन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। इसकी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है कि एक्टिविटी 1.10 से जो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है उसे आप मत लिखिए, पर एक सेकंड एग्जांपल दीजिए। मैंने आपको 3 एग्जांपल कराए हुए हैं, 3 तो वैसे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं कराए हैं, पर इनफ है वो। आप एक्टिविटी 1.2 में जाइए और जो रिएक्शन है लेट्स से कि नाइट्रेट और एक और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो, उससे जाके लिख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको वो कराया है रिएक्शन विद उसकी फिजिकल स्टेट और कलर से। सो ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ व्हाट यू हैव लर्न। अब देख लेते हैं पूरी समरी इस चैप्टर की, क्योंकि हमने इसे पूरा पढ़ लिया है। अब इसकी पूरी समरी थर्ड क्वेश्चन भी रह गया है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। जल्दी से देखिए इसको। NaS प्लस किसके साथ रिएक्ट करा, ऑक्सीजन के प्लस ऑक्सीजन के, और Na2O बनाया, 2 ठीक है 2। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है, राइट? कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, देखिए ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के एटम्स आ गए हैं, और ये हो गया है रिड्यूस क्योंकि O2 था, O में टूट गया। सेकंड CuOH2 प्लस H2 बनाया Cu प्लस H2O रिड्यूस ऑक्सीडाइज। देखिए इसने ऑक्सीजन एटम्स को गेन किया, H2O बन गया, और Cu बन गया, खाली कॉपर ऑक्साइड कॉपर में खाली बन गया, और ये इसलिए रिड्यूस हुआ है। अब हमने तीनों क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये पेज नंबर 13 के थे, ये पेज नंबर 13 के थे। अब देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न। मैं इसको वर्ब कर देता हूँ और बोर्ड पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जल्दी से बोल रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए एक बार। व्हाट वी हैव लर्न। A complete chemical equation represent the reactants, products and their physical states symbolically। ये समझ में आता है कि केमिकल जो इक्वेशन है वो रिएक्शन को, प्रोडक्ट्स को और देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and the product sides of the equation. Equation must always be balanced। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। सो और इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, क्योंकि हमने क्लास 9 में पढ़ा था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेड टू गिव वन और मोर सब्सटेंसेस। इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है, इसका एक प्रोडक्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है इसमें और 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, देखिए इसका अपोजिट है बिल्कुल। अब अगर आप क्रॉस लगाएं, आप इसमें बड़ी आसानी से क्रॉस लगा सकते हैं इस तरह से, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट along with the products are called exothermic reaction। reaction in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction। वो reactions जो product के साथ heat भी release करते हैं उसको हम exothermic reactions बोलते हैं। second देखिए, reaction in which heat is absorbed are known as endothermic। मैंने बताया था वो रिएक्शन जो कि हीट अब्जॉर्व कर रहे हैं फ्रॉम सराउंडिंग्स, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज आर नोन एज एंडोथर्मिक। वो हीट में भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है और सनलाइट में भी हो सकती है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस another element from its compound a displacement reaction occurs।
जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है तो वो एक क्या है, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम रिपीट किए हैं, टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक उसे डिस्प्लेस कर रहा है, एक उसे डिस्प्लेस कर रहा है, या आप उसको एक्सचेंज भी कह सकते हो कि अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको हम आयंस भी बोल सकते हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी अगर आप आयंस में सोच रहे हो कि यार ये आयंस कहाँ से आ गया बीच में, तो आप उसको बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ एटम्स। So precipitation reaction produce insoluble salts. Precipitation reaction produces insoluble salt and is also called double displacement reaction. Next reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen and gain of hydrogen. Last जो point है उसमें देखिए आप, लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें गेन और लॉस होता है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं हम जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, और रिडक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन है उसका लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है। एक्सरसाइज देखते हैं हम। अब मैं आपको थोड़े मेन क्वेश्चन कराऊंगा, सारे तो नहीं कराऊंगा, मेन क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये कुछ लिखा है कि PbO, मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, PbO प्लस C, ये क्या है, C कार्बन, उसके बाद Pb प्लस CO2 बन गया, Pb प्लस CO2 में बदल गया। अब देखिए PbO Pb में बदल गया, यानी कि रिड्यूस हुआ है, और ये हुआ है ऑक्सीडाइज। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या करेक्ट है, वो पूछ रहा है क्या इनकरेक्ट है। तो लेड इज रिड्यूस, ये तो हमारा सही है। सेकंड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये हमारा सही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। और लेड ऑक्साइड, दोबारा से देखते हैं इसका। फर्स्ट जो है वो कह रहा है लेड रिड्यूस हुआ है, नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, और इस वाले में कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में। सो जो C और D हैं, ये करेक्ट हैं, और इनकरेक्ट हैं A B। सो A B पे आप लगा लीजिए इसका है फर्स्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, Fe2O3 प्लस Al2, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि आयरन नहीं, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा Fe2O3 से, इसलिए ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फ्लेम, टेक द करेक्ट आंसर। जब आप एसिड को एक रिएक्टिव मेटल से इसका कराओगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, ये क्लोरीन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म। सिक्स देखिए, सीधा सिक्स देखिए, एक काम करते हैं, मैं सिक्स को लिख लेता हूँ, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। देख लेते हैं, वैसे तो आपको बैलेंस करना अच्छी तरह से आता है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार कि क्या है इसमें। सबसे बड़ा पकड़ते हैं Ca, ये तो आई थिंक हमने बैलेंस भी किया हुआ है यार, Ca बराबर है N, देखते हैं इसमें N2 है तो यहाँ पर 2 लगाते हैं। O इसमें 6 है, 3 2 6 है, और यहाँ पर 3 2 6, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ये बैलेंस नहीं हुआ अब तक, O तो बैलेंस हो गया इसमें क्योंकि 2 और 3 2 6। अब H2 देख लेते हैं इसमें, नहीं, इसमें 3 2 O 6 है इसमें, और 2 3 2 6, यानी कि O इसमें 8 है, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा O 8 करने के लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये पकड़ते हैं, इसका N देखिए, 2 लगाते हैं यहाँ पर। अब इसका S पकड़िए, S इक्वल है। अब इसका O पकड़िए, O 4 है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर O 5 है, और यहाँ पर कितने हैं 2 6 है यहाँ पर, तो हमें सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 1 में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये 3 नहीं होंगे, यहाँ 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ,
ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। NaCl Ag पकड़ते हैं, Ag इक्वल है, Ag इक्वल है N पकड़ते हैं, N उधर 1 है, ठीक है, O ठीक है, Cl ठीक है, ये तो बैलेंस ही है यार। इसमें पकड़ते हैं H2SO4 को, इसमें पकड़ते हैं H2 है, S पकड़ते हैं, S इक्वल है, SO4 पकड़ते हैं, SO4 भी इक्वल है, और क्लोरीन भी इक्वल हो गए हैं। तो ये बैलेंस हो गया है। अब देखते हैं 7th, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब मैं इनको लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा। ये 7th क्वेश्चन, ए रिएक्शन बहुत कॉमन है यार, मैंने बहुत मतलब डू यू नो में दिया हुआ, आपको जाके देख लेते हैं ये क्वेश्चन, इक्वेशन है, इसको देख लीजिए इसकी क्या इक्वेशन है। बी देखते हैं, ये जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिला तो जिंक नाइट्रेट बनाया प्लस Ag बनाया। एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया प्लस Ag। BCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के साथ मिलकर बनाएगा बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। मैंने इनको बैलेंस नहीं किया है, आपका होमवर्क है, ये बैलेंस कीजिए आप तो कुछ कीजिए, बैलेंस करिए ना, पहले नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, और फिर इनको बैलेंस कर लीजिए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, वेयर इज माय बुक। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यार, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मैंने अभी बताया आपको, आप व्हाट यू हैव लर्न में देख सकते हैं। reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions। जिन रिएक्शंस में जो एनर्जी अब अब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी है वो सिंपलर उन फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में जोड़ता है, जैसे ग्लूकोज। जब हम O2 ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं तो O2 हमारी बॉडी में जाता है। मैं आई थिंक मुझे केमिकल इक्वेशन लिखाना है, C6H12O6 प्लस O2 के साथ मिलता है, O2 के साथ मिलता है तो ये CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करता है, CO2 H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट करता है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करिए, इस इक्वेशन को लिख कर इसको बैलेंस करिए, मज़ा आएगा आपको, बैलेंस करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि इसका अपोजिट कहते हैं हम, क्योंकि ये ए बी है, पहले कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ए प्लस बी है ए बी, और ये ए बी डिकम्पोज होकर देता है ए प्लस बी। ये देखिए अपोजिट रिएक्शन है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, और जहाँ पे ये रिएक्टेंट है यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। इसलिए जब ए बी मिलते हैं तो ए बी बनाते हैं, और ए बी जब डिकम्पोज होता है ए प्लस बी बनाता है, ठीक है, इसलिए अपोजिट कहा जाता है। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन इक्वेशंस लिख लोगे आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या अंतर होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देयर इज वन डिस्प्लेसमेंट, कि एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ग्रुप्स ऑफ एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि एक, जब आप फर्स्ट एग्जांपल में देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक्टिविटी में दिया हुआ है, जो Na है वो B को रिप्लेस कर देता है, B जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है। आप इनको कह सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या आप इनको कह सकते हो कि एक म्यूचुअल एक्सचेंज है बिटवीन ईच अदर। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। राइट डाउन द इक्वेशन इन्वॉल्व। ये देखिए AgNO3 है प्लस क्या दिया हुआ है आपको, सिल्वर। In a refining of silver, the recovery of silver from involved the displacement by copper metal. Displacement by copper metal. CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag निकल जाएगा इससे। ये केमिकल
जो है इक्वेशन है और इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इक्वेशंस को। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है बताइए कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन तो हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब इनके एग्जांपल्स देखने चाहिए, चलो देख लेते हैं। मैं पॉज करके आपको बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स। Na सोडियम वाटर के साथ मिला तो इसने बनाया सोडियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? इट बिकम ऑक्सीडाइज। इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ? इट बिकम ऑक्सीडाइज। वैसे 2 एग्जांपल काफ़ी थे पर मैंने 4 ले लिए हैं फिर भी। इसमें देखिए रिड्यूस कौन हुआ? CO कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। इसमें रिड्यूस कौन हुआ? इसमें HGO रिड्यूस हुआ। इसमें HGO रिड्यूस हुआ। देख लेते हैं 17th, अ शाइनी ब्राउन एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द। सो एक ही शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है और कोई नहीं होता। शाइनी ब्राउन कलर का जो एक ही एलिमेंट होता है, शाइनी ब्राउन कलर का एक ही एलिमेंट होता है जो कि होता है कॉपर, जो कि होता है कॉपर Cu। कॉपर को जब हम हीट करते हैं, देखो आपने देखा होगा कॉपर वायर्स होती हैं। कॉपर वायर्स को जब आप गर्म करते हो, उसका वो जो उसकी कवर होता है, वो जो वायर का प्लास्टिक जो कवर होता है, उसको हीट करने के लिए हीट करते हो जब आप उसे उतारने के लिए, तो आप देखा होगा कि जो कॉपर के वायर हैं वो भी जल जाते हैं और वो ब्लैक हो जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा तो करके देखिए, क्योंकि कॉपर वायर सबके घर में होते हैं, ये करके देखने चाहिए। सो 18 देखिए, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ताकि जो उसकी सरफेस है हम उसे एयर के कांटेक्ट में और मॉइस्चर के कांटेक्ट में होने से बचा सकें और उसका कोरोजन बचा सकें, उसे ऑक्सीडाइज ना होने दें। वो जो पेंट हम अप्लाई करेंगे उस पर। ऑयल्स एंड फैट्स 19 देखिए, ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। वाई क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि जब हम चिप्स और अदर खाने की चीज़ों को जब नाइट्रोजन से फ्लश कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि हम उसका ऑक्सीजन से एक जो कॉन्टैक्ट है वो कट कर रहे हैं। सो 20 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद 1 ईच एग्जांपल। कोरोजन और एसिडिटी की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, आप वही इसमें लिखना। कोरोजन और एसिडिटी की वही एक ठीक ठाक डेफिनेशन है। कोरोजन एग्जांपल जैसे कि रस्टिंग हो गया, और रेंसिडिटी जैसे कोई ग्रेप्स ख़राब हो गए या मिल्क। तो क्वेश्चन 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन 20 कह रहा है कोरोजन और रेंसिडिटी एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। कोरोजन और रेंसिडिटी की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, आप वही कोरोजन और रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिखिए, दे आर बेस्ट डेफिनेशन। और यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है और एग्जांपल भी है उसमें कोरोजन और रेंसिडिटी के एग्जांपल्स आप लिख लीजिए कि कोई भी अगर मिल्क खट्टा हो जाता है वो एक रेंसिडिटी का एग्जांपल है, या कोई फूड ग्रेप्स ख़राब हो गए वो एक रेंसिडिटी का एग्जांपल है। सो आपका चैप्टर ये भी ख़त्म होता है, ये 3rd पार्ट था, ये भी ख़त्म हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा ख़त्म हो गया है विद NCERT एग्जांपल्स। अब आपको अगर एडवांस क्वेश्चन चाहिए इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए, सो कमेंट ज़रूर करिए, या हमें कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम दोनों पे अवेलेबल हैं। सो हमें मैसेज करिए और बताइए कि एक चैप्टर आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी नॉलेज बांटिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।